दोस्तों ये जीएस का आपका मॉडल पेपर नंबर 2 होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीआईसी, जीटीसी या फिर यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें जो आपका यूपीएचसीएससी एड 51 री एग्ज़ाम होना है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि करंट अफेयर ये तो सभी में रहेगा, ये एक कॉमन पोर्शन है। इसके अलावा जो आपका विज्ञापन संख्या 51 है, उसमें इकाई 2 यानी कि शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, साथ ही साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बस ये 2 यूनिट है जो कि थोड़ा सा डिफर करती है, अलग है। बाकी मानव और पर्यावरण, इसमें जो भी टॉपिक हैं ये आपके जीआईसी जीडीसी में भी होते हैं। भारतीय इतिहास और भूगोल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जीएस का एक बहुत ही कॉमन पोर्शन है। भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, तो आप देखेंगे यहाँ पर मात्र 2 टॉपिक ऐसे हैं, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति और आईसीटी। बस यही 2 चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी सारा जो सिलेबस है वो आपका समान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 2 होगा और ये जो कॉमन पोर्शन आपका है उसी पर बेस्ड है। यानी कि फ्रेंड्स, ये जीआईसी, जीडीसी और विज्ञापन संख्या 51 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो है पेड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पेड ग्रुप के सारे नियम दिए गए हैं। इसको पढ़कर अगर आप सहमत हों तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि कोई भी काम आसान नहीं होता। अगर कोई काम बहुत आसान है तो उसका परिणाम बड़ा नहीं होता, और मुश्किल काम लोग छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल काम जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक बड़ा परिणाम आपको कैसे मिलेगा, ये बात आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यह टेस्ट नंबर 2 है। दोस्तों, आजकल कुछ इस प्रकार के प्रश्न पेपर सेटर सेट कर रहे हैं कि प्रश्न आपको देखने में बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन उसका उत्तर आपको कंफ्यूज करता है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसमें आपको गलत को पहचानना है। ठीक है, जो गलत है उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर पहला कथन बताइए क्या सही है या गलत है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये मीरा कुमार रही हैं, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सवाल यहाँ पर ये होगा कि वर्तमान समय में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन रहेगा आपका राजीव कुमार, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन रहेगा ज्ञानेश कुमार। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, फटाफट कमेंट करिए। और भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी, ये तीसरा कथन भी आपका करेक्ट है। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान थे, तो दोस्तों ये कथन आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, भारत के पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे कौन थे, कितने लोगों को याद है? याद है? आपके दिमाग में फ्लैश हुआ? नहीं हुआ? चलिए बताते हैं। देखो, भारत के जो पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गलत सुमेल को पहचानिए। यहाँ पर भी वही बात है कि जो गलत है उसको आपको पहचानना है। कह रहे हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, कानपुर में, क्या ये सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये मखदूम में है, ये भी आपका कथन, जी हाँ, ये भी सही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, क्या ये हैदराबाद में है? जी हाँ, ये कथन भी आपका करेक्ट है। कह रहे हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये लखनऊ में है, तो क्या ये सही है या गलत है? देखो दोस्तों, ये जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है ये वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज में स्थित है, यानी कि ये कथन आपका जो है वो गलत हो गया और यही आपका जो है आंसर है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित हैं, इससे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो एक बार वो सारे संस्थान जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनकी एक लिस्ट हमने तैयार की है, और ये जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से चल सके। क्योंकि नोट्स बनाने में आपका बहुत समय लगेगा, और जो पेपर सेट करते हैं और यहाँ पर जो टाइप करते हैं वो खुद ही बताते हैं, तो उतना समय आप मत दीजिए। आप केवल पीडीएफ लीजिए और क्या करेंगे, आप इसका प्रिंट आउट लीजिए या फिर मोबाइल में ही आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है ये प्रयागराज में आपको मिलेगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये दोस्तों मिलेगा आपको कहाँ पर, कोलकाता में मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट संस्थान, जैसे कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है।
और भारतीय वन संरक्षण केंद्र दोस्तों ये मिलेगा आपको देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय ये दोस्तों मिलेगा आपको नई दिल्ली में। ठीक है, ये सारे संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको कम से कम 2-3 बार आप पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और ये देखो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बिंदु आपको दिए गए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, पहला कथन है कि भारतीय संविधान के कुल 24 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने लोगों को याद है? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में? यहाँ पर 24 दिया गया है। क्या ये कथन सही है? अगर आप करें हाँ तो जो बिल्कुल दोस्तों अभी आपको थोड़ी सी और तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर आप बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है और भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो सराहनीय है। ठीक है, मूल अधिकार दोस्तों किस भाग में दिए गए हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि भाग 3 में दिए गए हैं। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, ये सही है। और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 निरस्त हो गया है क्या? निरस्त हुआ है? हाँ दोस्तों, ये भाग 7 जो है निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो कथन 2 और 3 है सही है, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ना डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने आपके सारी डिटेल्स यहाँ पर तैयार की है। जैसा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मूल संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1950 में। तब केवल 22 भाग थे, जो कि बढ़कर कितने हो गए हैं? अब 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, समय समय पर संशोधनों के माध्यम से नए भाग जुड़े। कौन कौन से नए भाग जुड़े हैं? 4A जुड़ा है, 9A जुड़ा है, 9B जुड़ा है और 14A जुड़ा है। ठीक है, और दूसरा कथन था भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। आखिर क्यों इसे निरस्त किया गया? तो देखो, भारतीय संविधान का भाग 7 इसमें जो है अनुच्छेद 238 था। तो संविधान का जो 7वां संशोधन हुआ था ये 1956 में हुआ था। ध्यान देना कि भाग 7 कब निरस्त किया गया था? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को इसे हटा दिया गया था। यह भाग पार्ट बी यानी कि रियासतों के राज्यों से संबंधित था, जिसे भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद समाप्त कर दिया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान देना कि जो हमारा जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद कितने हो गए हैं? तो 448 से अधिक हो गए हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जरूर याद रखना कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। और इसी के द्वारा आपका जो भाग 4A है, 4A में आपको मिलेगा मौलिक कर्तव्य, ये जोड़ा गया। और इसी के द्वारा यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपका 14A जो कि संबंधित है न्यायाधिकरण से, ये दोनों चीज़ें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। ठीक है, और देखो जो आपका 74वां संशोधन हुआ था 1 जून 1993 को, इसके द्वारा भाग 9A जोड़ा गया था। भाग 9A में क्या मिलेगा आपको? नगर पालिकाएं मिलेंगी। और 97वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ये जोड़ा गया था भाग 9B। इसमें दोस्तों सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं हैं तो इसे आप नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए जाना जाता है कौन सा जिला? तो आप जानते हैं ना कि जो आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पिछले साल के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप उनको कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ODOP इज़ ए वेरी कॉमन यहाँ पर चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है बताइए? इटावा, महोबा, बांदा, ललितपुर में सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महोबा जो है दोस्तों ये पान उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा देखें तो आलू के लिए आगरा और फर्रुखाबाद जाने जाते हैं, गुड़ के उत्पादन के लिए मुजफ्फरनगर और अयोध्या, अफीम के लिए बाराबंकी और गाजीपुर, आम के उत्पादन के लिए लखनऊ और सहारनपुर, मेरठ खेल सामग्री के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए, सहारनपुर संतरा और लीची के लिए, और नोएडा दोस्तों ये आप जानते ही हैं कि IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। तो ये सारे जो ज़िले हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है?
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है, आप जानते ही होंगे ना, एक होती है जल विद्युत परियोजना, एक होती है ताप विद्युत परियोजना। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा तापी परियोजना नहीं है पनकी, हरदुआगंज, माता टीला और ओबरा में। तो दोस्तों यहाँ पर जो पनकी है, हरदुआगंज है और ओबरा, ये सभी जो है ना आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, यानी कि तापी परियोजना है। लेकिन जो आपका माता टीला है ये जल विद्युत परियोजना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट लगा दी आप लोगों के लिए, ताकि आपको याद रहे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती हैं। जैसे कि माता टीला परियोजना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सिंचाई परियोजना है, न कि तापी थर्मल परियोजना। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर 1958 में निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि इससे बिजली भी पैदा की जाती है और सिंचाई भी किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है पन बिजली यानी कि हाइडल पावर उत्पन्न करती है। तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और माता टीला मिलेगा आपको कहाँ पर, ललितपुर में। इसके अलावा दोस्तों रिहंद ये सोनभद्र में, ओबरा परियोजना सोनभद्र में, शीतला परियोजना ये झांसी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। और राजघाट ये ललितपुर में। इसके अलावा चित्रौरा मुजफ्फरनगर, खारा सहारनपुर, मेजा मिर्ज़ापुर, रामगंगा परियोजना बिजनौर में। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो इनको आप रट लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य 1976 में स्थापित किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य है जो कि 1976 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा विकल्प ए, यानी कि कतरनिया घाट, याद रखेंगे आप। और ये भी याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का जो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था ये कौन सा है, ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये किस जिले में है, तो ये चंदौली जिले में है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और याद रखिएगा कि यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये एग्ज़ाम में मुझे लगता है कम से कम 100 बार पूछा गया होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत आपकी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, पूछी जा रही हैं, उनका रिवीजन आपको करते रहना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी किसी का भी जो ब्रेन है ना वो कंप्यूटर नहीं होता, ना ही कोई जो है मेमोरी चिप लगा के बैठा है। बस एक चीज़ है जो आपको जीनियस साबित करती है या फिर मूर्ख साबित करती है, और वो है आपका आर इज़ फार। जी हाँ दोस्तों, ये रिमेंबर नहीं है, ये है आपका रिवीजन। जितनी अधिक बार आप पढ़ेंगे, जितनी अधिक बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपको बेहतर याद रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें आप अपने ब्रेन पर छोड़ दीजिए, ये देखिए कि आप चीज़ों को कितनी बार पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। सुरहा ताल पक्षी विहार, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको बलिया में, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा कुछ और भी पक्षी विहार हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इनका रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये मिलेगा दोस्तों आपको उन्नाव में, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा सांडी पक्षी अभयारण्य ये मिलेगा आपको हरदोई में। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा में स्थित है। बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य दोस्तों ये इटावा में है, और हाल ही में इसे रामसर साइट के रूप में भी घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि फरवरी 2026 तक अगर बात करें तो भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब कमेंट करके कोई ये बताएगा कि ये जो 2 नई रामसर साइट ऐड हुई हैं कौन कौन सी हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको, पटना पक्षी अभयारण्य है। दूसरा कौन सा है और किस जनपद में है, किस प्रदेश में है, कितने लोग बताएंगे, चलिए देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो समन पक्षी अभयारण्य है ये मैनपुरी में स्थित है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य मिलेगा आपको कन्नौज में। विजय सागर पक्षी अभयारण्य बुलंदशहर में, और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। ये भी कई बार पूछा जाता है, पार्वती अर्गा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो फिलहाल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा आपका पटना पक्षी अभयारण्य, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन सा खनिज है जो कि उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। तो अभ्रक चूना पत्थर तो मिलता है मिर्ज़ापुर साइड में। सिलिका बालू भी मिलता है आपको पता ही है ना, ये सिलिका बालू से क्या बनता है, लेड बनता है, शीशा बनता है। और शीशे के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए कौन सा शहर, फिरोजाबाद जाना जाता है ना चूड़ियों के लिए। जिप्सम भी यूपी में प्राप्त होता है। तो अभ्रक दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अभ्रक के लिए सबसे अधिक जो अभ्रक पाया जाता है ये भारत के किन 2 राज्यों में पाया जाता है, कितने लोग बताएंगे। तो ध्यान देना कि झारखंड का जो कोडरमा जिला है और आंध्र प्रदेश,
यहाँ पर अभ्रक जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक झारखंड का कोडरमा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बताएंगे इसका आंसर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। क्या ये कथन सही है? आगे मैं इसकी व्याख्या दे रहा हूं, पहले आप बताइए। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, क्या ये कथन सही है? जी हाँ। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, क्या ये कथन सही है? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। तो क्यों नहीं पाई जाती है? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आगे बता रहा हूं। और जो आपका क्वार्टजाइट है, इसका निर्माण बलुआ पत्थर से होता है, क्या ये सही है? हाँ, यानी कि 1 और 3 जो कूट दिया गया है आपका, ये आपका करेक्ट है। 1 और 3 आपका यहाँ पर सही है। जीवाश्म मुख्य रूप से जो औषधि चट्टानें होती हैं, यानी कि सेडिमेंट्री चट्टानें, उसमें पाई जाती हैं, ना कि आग्नेय चट्टानों में। तो आग्नेय चट्टानें, आग्नेय आग से बनती है ना, इसको क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। तो इसमें जीवाश्म क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से बनती है। अब मैग्मा में कौन सा जीव जिंदा बचेगा भाई? वो तो राख हो जाएगा, ठीक है ना, जो किसी भी जैविक पदार्थ को पूरी तरह नष्ट कर देगा। तो इस यही वजह है कि आग्नेय चट्टानों में जो जीवाश्म हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं, औषधि में प्राप्त होते हैं, सेडिमेंट्री में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। ये कथन तो आपका सही है। इसका प्रमुख कारण ये भी आप जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुझे लगा कि पढ़ा देना चाहिए, नहीं तो आ गया तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं था। तो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर पश्चिमी डिस्टर्बेंस के बारे में, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वाह्य उष्णकटिबंधीय आंधी है, जो भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल पर वर्षण करती है। तो पश्चिमी विक्षोभ ये अक्सर जनवरी फरवरी के महीने में सक्रिय होता है, तो इस बार तो मतलब इतना सक्रिय नहीं रहा था इस वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कितनी झीलें लैगून झील हैं? लैगून झील से कितने लोग, मतलब लैगून झील का अर्थ क्या आप जानते हैं क्या? आगे बता रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बताइए कि कितनी झीलें लैगून झील हैं? चिल्का झील, पुलिकट झील, वुलर झील, कोनेरू झील और लोनार झील में कौन कौन सी झीलें हैं जो कि लैगून झीलें हैं? तो पहले तो लैगून झील पता होगी तभी तो बताएंगे आप। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ पर 3 झीलें हैं दिए गए विकल्पों में, चिल्का झील और पुलिकट झील और कोनेरू झील, ये जो है झीलें हैं ये लैगून झीलें हैं। ठीक है, चिल्का झील मिलेगी आपको उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील चिल्का झील ही है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। याद रखना, एग्जाम में ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो आपका आंसर चिल्का झील होना चाहिए। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो ये पुलिकट झील है, जो कि मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। दोनों ही प्रदेश को ये कवर करती है, ठीक है। कोलेरू झील दोस्तों मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में, यह भी लैगून या उथली झील की श्रेणी में आता है। और वुलर झील दोस्तों, ये जो कि विकल्प में आपका है, तो ये मीठे पानी की झील है। और लोनार झील यह एक ज्वालामुखी झील है, जिसे आप क्रेटर झील कहते हैं, यानी कि जहाँ पर लोनार झील है वहाँ पर कभी ज्वालामुखी हुआ करता था, अब वो पानी भरने से जगह जो है वो झील के रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो बात करें लैगून झील के बारे में, जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जो लैगून झील होती है ना, ये समुद्र या महासागर के किनारे बनने वाले खारे पानी का एक उथला शैलो जल क्षेत्र होता है, जो किसी रेतीले टीले, अवरोधक द्वीप या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। ये आपका समुद्र हुआ, यहाँ पर ये लैगून रहेगा। तो इसका डायरेक्टली जो पानी वगैरह होगा, जो इसका संपर्क होगा, वो समुद्र से ही रहता है, और इसी को कहते हैं लैगून, क्योंकि ये थोड़ा उथला होता है। भाई, जो आपके महासागर हैं, समुद्र हैं, उसकी तुलना में तो ये उथला रहेगा ही। इसमें पानी की गहराई कम रहती है। इन्हें अनूप भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। इन्हें और भी एक नाम, लैगून को अनूप नाम भी दिया जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। पांडिचेरी का दोस्तों जो माहे क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। तो माहे क्षेत्र दोस्तों मिलेगा आपको अरब सागर के किनारे, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। तो पांडिचेरी, जिसे आप पुडुचेरी भी कहते हैं, इसका जो माहे क्षेत्र है
ये केरल राज्य के मालाबार तट पर अरब सागर के किनारे माहे नदी के मुहाने पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट के पास स्थित है। इसे कन्नूर या कोझिकोड जिले जो हैं वो घेरते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि जो आपका माहे क्षेत्र है ये अरब सागर के तट पर स्थित है। कहाँ पर? तो केरल राज्य के मालाबार तट पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कोचीन बंदरगाह। कोचीन यानी कि कोच्चि भी इसे कहते थे पहले, अब इसे कोचीन कहते हैं, केरल में स्थित है। तो कोचीन बंदरगाह के बारे में यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। यह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या ये कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। यह लैगून पर स्थित है। ये कथन भी आपका करेक्ट है। और यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ये भी सही है। तो सभी कथन दोस्तों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। अब देखिए ये जो मिल्पा, मसोले, रे और रोका है ना, तो ये स्थानांतरित कृषियाँ होती हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे कि अगर आप उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो मेघालय वगैरह राज्यों में क्या होती है, झूम नाम से एक खेती की जाती है। इसमें क्या होता है, जंगलों को लोग काटते हैं या जला देते हैं, फिर उस ज़मीन पर खेती करते हैं जब तक वहाँ पर पैदावार होती है। और कुछ समय के बाद वहाँ की जो उर्वरा शक्ति है जब ख़त्म हो जाती है तो नए पेड़ काटते हैं और इस प्रकार से ये घूम घूम कर खेती करते हैं। और ये पर्यावरण के लिए अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जंगल काटे जाते हैं और जो भूमि होती है वो उर्वरा नहीं रह जाती, उसको समय लगता है फिर से रिस्टोर होने में। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये जो मैक्सिको है, मिल्पा, मसोले, रे और रोका, ये जो कृषियाँ हैं ये स्थानांतरित कृषियाँ ही हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे आपकी भारत में झूम खेती होती है, इसी प्रकार की खेती है ये। तो इनका जो देश है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो मिल्पा कृषि है ये मैक्सिको में होती है, रे नामक कृषि वियतनाम में, रोका ब्राज़ील में और मसोले मध्य अफ्रीका में होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संकोच नदी किन 2 प्रदेशों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी का नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग सकता है आपको। तो संकोच नदी दोस्तों ये आपका जो असम और पश्चिम बंगाल है इनके बीच में आती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है और इन्हीं 2 प्रदेशों के बीच ये सीमा निर्धारित करती है, ध्यान देना। तो संकोच नदी जिसे भूटान में पूना तसांगचू और भारत में गदाधर नदी भी कहा जाता है, तो भारत में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच मुख्य रूप से सीमा बनाती है। यह उत्तरी भूटान से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है और असम के धुबरी जिले में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सूची 1 और सूची 2 वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये है कि जो पहली सूची है उसमें दिशाओं के नाम दिए गए हैं और जो आपकी सूची 2 है इसमें उत्तर वैदिक शब्द दिए गए हैं दिशाओं के नाम के लिए। आपको ये मैच कराना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के रूप में। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि पूर्व इसे कहते थे पहले प्राची, पश्चिम को प्रतीची और उत्तर को उदीची और दक्षिण को अवाची। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। इसका डायरेक्टली मैच था 1, 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन था ये डायरेक्टली मैच हो रहा है। पूर्व को क्या कहेंगे आप? प्राची कहेंगे, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची, उ से उत्तर, उ से उदीची। और ये तो आपको पता ही है प्राची, प्रतीची, उदीची, ये कंफर्म हो गया। तो बाकी जो बचेगा वो दक्षिण दिशा के लिए होगा अवाची। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पुरुषार्थ को महाभारत में परम धर्म कहा गया? अब इसका उत्तर लोग धर्म को ही देंगे जो कि गलत हो जाएगा। देखो दोस्तों, महाभारत में जो परम धर्म है ये अर्थ को माना गया है। अब अर्थ का अर्थ मतलब हो सकता है इसकी मीनिंग आप लगाएं अर्थ का मतलब धन से, तो धन से नहीं है दोस्तों। इसका मतलब जो है महाभारत में धन से नहीं लगाया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि एक विवेकशील पुरुष, एक विवेकशील पुरुष मतलब ऐसा नहीं जो मतलब एक तरीके से उत्तेजित पुरुष हो या फिर मूढ़ पुरुष हो, एक विवेकशील पुरुष के द्वारा जो उसका लक्ष्य है उसी को यहाँ पर अर्थ कहा गया। और ये कहा गया कि विवेकशील मनुष्य द्वारा अर्थ की प्राप्ति ही परम धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन, अब देखो कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली ये एग्जाम में आ सकते हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए कि वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेताश्वर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई थी। ये कथन आपका सही है। अवेस्ता ग्रंथ में उल्लेखित अहूर मजदा के समान
ऋग्वैदिक देवता वरुण था, ये कथन भी आपका सही है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये तीसरा कथन भी आपका सही है। अब नीचे जो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, ये कथन आपका करेक्ट है। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था, ये तो लूसेंट में आपने खूब पढ़ा होगा, ये कथन भी आपका सही है। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु जो थी वो लोहा थी। आपको पता है दोस्तों कि जो आपका इस मतलब वैदिक काल से पहले जो है लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो आर्यों ने ही लोहा जो धातु थी उसकी खोज की थी और तब इसे श्याम अयस्क कहा जाता था, तो ये कथन भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर उपयुक्त सभी जो विकल्प हैं ये आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती थी, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। माना जाता था कि अग्नि यानी कि यज्ञ के दौरान जो अग्नि प्रज्वलित होती थी उसमें जो भी समाधियाँ डाली जाती थी, जो आप अर्पण करते थे, तो वो सारी चीज़ें ईश्वर तक पहुँचती थी। तो अग्नि को मध्यस्थ देवता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में जाना जाता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती का सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है, ये बिल्कुल कथन सही है आपका, ऑप्शन 2। तीसरा कथन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, ये कथन भी आपका करेक्ट है। यानी कि आपका जो कथन 1, 2, 3 है ये सभी आपके सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अब फिर आ गया आपका सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ पर देखिए देवताओं के नाम और उनका जो संबंध है ये आपके सामने दिया गया है। हालांकि मैं आपको डिटेल में और भी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे और भी देवता हैं जो कि छूट गए थे यहाँ पर, तो उनको भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। देखिए जैसे कि ये द्यो हो गया ना, द्यो ये आकाश का देवता होता था, ठीक है ना। सोम दोस्तों ये वनस्पति के देवता को कहा जाता था। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता और पूषण पशुओं का देवता। तो ये 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। दो जो है ये आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति के देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं के देवता, इंद्र युद्ध और वर्षा का देवता, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता, वरुण जो था ये समुद्र एवं ऋतु परिवर्तन के देवता, और मरुत आंधी और तूफान के देवता माने जाते थे, ठीक है। और इनकी जो पूजा की जाती थी, तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो समय क्या है, उत्तर वैदिक काल है। तो पहला कथन है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, तो ये कथन आपका करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार व्यवसाय के बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था, ये कथन भी सही है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो हल को क्या क्या कहते थे, सिरा कहते थे, और हल रेखा को कहते थे सीता। और उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, ये कथन भी आपका करेक्ट है। तो 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 दर्शन से संबंधित है, सूची 2 इसके प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर आपको मैच कराना है, लोकायत, सांख्य, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक, ये दर्शन है दोस्तों, और इनका जो है आपको यहाँ पर मैच कराना है कि लोकायत दर्शन के प्रणेता कौन है, सांख्य के कौन है, उत्तर मीमांसा के कौन है और वैशेषिक का कौन है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सभी जो है ना आपस में बिल्कुल सुमेलित हैं, ठीक ठीक हैं। लोकायत के चारवाक, सांख्य के कपिल, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद या उलूक, ये एक ही नाम है, ध्यान देना इसको। और इसी प्रकार से देखेंगे तो न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा के बादरायण, पूर्व मीमांसा की जैमिनी है, ठीक है, और वैशेषिक के कणाद ये तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। योग के पतंजलि हैं, योग दर्शन की जो प्रणेता हैं वो पतंजलि हैं। तो ये लिस्ट भी आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहला कथन है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, देखो बिल्कुल सही बात है।
सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर में मंदिर के तो अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिर या इस प्रकार की कोई भी बनावट नहीं मिली है। स्त्री मृड मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं स्त्रियों की, तो अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। ये केवल मतलब एक गेस किया जाता है, हम बहुत कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस समय जो लिपि प्राप्त होती है उसे अभी तक हम पढ़ तो पाए नहीं हैं। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, ये कथन भी आपका सही है, यानी कि सभी कथन आपके सही हैं, 1 2 3 4 सब आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन आश्रम व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है। जो प्रारंभिक उपनिषद हैं उसमें केवल 3 आश्रम मिलते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया था। तो देखो दोस्तों, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है, और 1 और 2 वाला जो विकल्प होगा सही होगा। उपयुक्त दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों और रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मथुरा कला को जाना जाता है जैन धर्म से संबंधित, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, ये आप रट लेना। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए नदियों के नाम दिए गए हैं, प्राचीन नाम और उनके जो आधुनिक नाम हैं। तो वितस्ता, अस्किनी, परशुनी और क्रुम नदी, तो इनको आपको मैच कराना है और ये आपस में बिल्कुल मैच भी हो रहे हैं। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, अस्किनी का चनाब है, चेनाब, और परशुनी का आधुनिक नाम है रावी। क्रुम को कहते हैं अब कुर्रम नदी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो कुंभा को काबुल कहा जाता है। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज है। गोमती को अब गोमल कहा जाता है। सुवस्ती नदी का आधुनिक नाम स्वात हो गया है। बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास हो गया है। सदानीरा अब गंडक के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा एक और नदी है दृष्टद्वती, इसे अब घग्गर नदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के बारे में। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, सही कथन है। परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये कथन भी सही है, तो पहला विकल्प आपका करेक्ट है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये कथन भी आपका सही है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, ये कथन भी सही है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, यानी कि 1 2 3 4 सभी विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला कथन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, सही है। चोल शासक राजदार प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, ये कथन भी सही है। राज राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा कथन भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ठीक है ना। और ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, सूची 1 प्रमुख संप्रदाय और सूची 2 और उससे संबंधित जो उनके प्रणेता हैं, आचार्य हैं, इनको आपको मैच कराना है। वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रणेता आचार्य हैं ये रामानुज हैं, ब्रह्म संप्रदाय के आनंद तीर्थ, रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य, सनक संप्रदाय के निम्बार्क, ये बिल्कुल आपस में मैच हो रहे हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से ये आपका अंतिम प्रश्न होगा कि महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था, ये कथन आपका सही है। महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी कथन सही है। और इन 5 का एक संघ था, एक यूनियन था, जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे, और इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था, तीसरा कथन भी दोस्तों आपका सही है। यानी कि 1 2 3 सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है, अंधक, वृष्ण, यादव, कुकर और भोज। ठीक है। और इन 5 का एक यूनियन था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? कृष्ण। और इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त होता था। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए एक मेमोरी टेस्ट लेकर आया हूँ और देखते हैं कि ये प्रश्न मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद है। आपको ये बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, ये तो आप जानते हैं।
किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? हिंदी, सिंधी, अरबी या अवधी? तो फटाफट आप कमेंट करेंगे, और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। लगातार आपकी क्लासेज होती रहेंगी। और देखो फ्रेंड्स, अब जो क्लासेज होंगी तो इस प्रकार से होंगी कि सबसे पहले UPHESC और साथ ही साथ जो आपका GIC और GDC है उसमें जो कॉमन पोर्शन है पहले वो थियरी के रूप में कंप्लीट होंगे। इसके बाद बीच बीच में आपका मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा, और प्रयास ये कि फरवरी और खैर अप्रैल में तो परीक्षा ही है, तो फरवरी में ही जो थ्योरी की क्लासेज हैं ये समाप्त कर दी जाएँ। इसके बाद आगे चलकर केवल आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। लगातार आपके मॉक टेस्ट चलेंगे ताकि तथ्य आपको बिल्कुल रट जाएं, एग्ज़ाम तक बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो जाएं। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।